प्यारे बच्चा लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग एक नए वीडियो में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट के विषय में पढ़ा था। कल हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या, इतनी चीजों को हमने कल सीखा था। आज हमारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट का जो भाग है, जो पार्ट है, वो आगे की ओर बढ़ेगा। इसमें हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है और काल्पनिक संख्याएं क्या हैं। और उसके बाद आपको सिखाएंगे कि विभाज्यता का नियम क्या है। क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक जो सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है वो कि 2 से लेकर 10 तक विभाज्यता के नियम आपको पता होने चाहिए। और आज हम लोग विभाज्यता के नियम तक अध्ययन करेंगे। और जो हमारा कल से वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या है, एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, वर्गमूल क्या है, घनमूल क्या है, भिन्न क्या है। हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक को स्टडी करेंगे। जिनको गणित बिल्कुल भी नहीं आती है, यदि प्रतिदिन हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो हम आशा करते हैं कि एक महीने में वो बहुत ही तेज छात्र होंगे गणित में। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइबर आप लोग बढ़वाते रहिए, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने ला सकूं। तो प्यारे बच्चा लोगों, अब कल के आगे से आज का जो हमारा टॉपिक है मैं उसको शुरू करता हूं। कल लास्ट तक हम लोगों ने पढ़ा था अभाज्य संख्या। आज हम लोग अब उसके आगे से टॉपिक को शुरू करेंगे। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ का जो चल रहा था उसमें हम लोगों ने करीब 6-7 विशेष टॉपिक पढ़ लिए थे। आज हम लोग उसके आगे से अध्ययन करेंगे। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बच्चा लोगों, परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। तो बच्चा लोगों, रेशनल नंबर के विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर क्या है। जिन संख्याओं को P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चा लोगों, कि जिन संख्याओं को P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब बच्चा लोगों, थोड़ा सा और मैं आपको डिफरेंशिएट करूंगा, एकदम बढ़िया से आप लोग समझ लीजिएगा कि एग्जाम्पल भी समझा रहा हूं। जैसे कोई संख्या है 1/2, 2/4,
3/5 या -2/5 और -5/7 -8/5। देखिए दो प्रकार की परिमेय संख्या हो जाएंगी। पहला आपका धनात्मक परिमेय संख्या, ये धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा, और जिसमें माइनस लगा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो बच्चा लोगों, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना बेटा। परिमेय संख्या में जो हमारा P होता है, P/Q, थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाऊंगा। जो हमारा P/Q है, P का मतलब होता है बेटा अंश, और Q का मतलब होता है हर। ठीक, अंश को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, ये हमारा क्या है? न्यूमरेटर है, और ये हमारा क्या है? डिनोमिनेटर है। ठीक है ना। तो जिन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में हम व्यक्त करते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं, उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है। तो परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब इसके विषय में थोड़ा हम लोग और जानेंगे कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जितनी भी, नोट में हम लोग जानेंगे, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, सब क्या होती हैं? ये परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। परिमेय संख्या होते हैं। बच्चा लोगों, एक चीज और जानना है इसमें, कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछेगा कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, नोट में दूसरे, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक। और परिमेय संख्याएं जो होती हैं, परिमेय संख्याएं, जो भी परिमेय संख्याएं हैं, नोट नंबर 3 जान लीजिए। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं? तो हाँ भैया, परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्या होती है। परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। परिमेय संख्याएं जो हैं वो भैया वास्तविक संख्या होती हैं। और एक चीज ध्यान देना है कि परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या का हर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्योंकि बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी भी संख्या का हर 0 है और 0 से भाग देंगे तो अनंत आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे 2/0 है, अगर हम 0 से भाग करेंगे, अगर हर 0 है, हम 0 से भाग करेंगे तो अनंत आएगा।
किसी भी संख्या का हर अगर 0 होगा उससे हम भाग करेंगे तो अनंत आएगा। तो ध्यान देना है, आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या। जिन संख्याओं को p अपान क्यू, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और p का मतलब क्या हो गया, अंश, और q का मतलब हर, अर्थात भिन्न के रूप में जिन संख्याओं को लिखते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या दो प्रकार की, जहां पे 1/2, 2/4, 3/5 इस तरीके से संख्याएं मिलेंगी, अर्थात जहां पे ऋण का चिन्ह नहीं लगा रहेगा उसको धनात्मक कहेंगे, और जहां पे ऋण का चिन्ह लगा रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक कहेंगे। सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, मैंने कल बताया था, 0 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं हो क्या है, पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक सारी संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्याओं के समूह में जब ऋणात्मक संख्या को आप मिला देते हो तो पूर्णांक बन जाता है। तो ये पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक तीनों ही परिमेय संख्या होते हैं बच्चा लोगों। ध्यान रखना, कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, तो बोल देना हाँ भैया, जो है जितनी भी पूर्ण संख्या है वो परिमेय संख्या होगी। क्योंकि किसी भी संख्या को, चाहे 0 हो तो 0/1 लिख सकते हो, 1 है तो 1/1 लिख सकते हो, ठीक है ना। किसी भी संख्या के नीचे आप हर के रूप में /1 मान सकते हो। तो बच्चा लोगों, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या होगी, और पूर्णांक भी परिमेय संख्या होगा। बात समझ में आ गई। अब कभी कभी आप लोगों को परेशान करने के लिए पूछ लेगा क्वेश्चन कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो लिखोगे हाँ भैया, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। अंश में शून्य रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चा लोग हर एक में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे, परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। परिमेय संख्या का हर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि 0 हो जाएगा संख्या जो प्राप्त होगी वो क्या होगी, अनंत होगी। तो 4 नोट पॉइंट है बच्चा लोगों आपके लिए बहुत जरूरी हैं, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पढ़ने के लिए। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चा लोगों। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। परिमेय संख्या आज का हमारा टॉपिक हो गया है। अब हम चलेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे हम लोग। अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में बच्चा लोग बोलते हैं इनरैशनल नंबर, रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो बच्चा लोगों जो इसकी डेफिनेशन बनेगी, जिन संख्याओं को p अपान q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, जिन संख्याओं को p अपान q अर्थात q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, नहीं व्यक्त किया जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।
बच्चा लोगों को ध्यान देना है कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जाता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखो बेटा, सबसे ज्यादा एक चीज ध्यान रखना, ये जरूर है तब पाई आपकी जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, √3 लिख दिया गया, ठीक, √5 लिख दिया गया, √7 लिख दिया गया, ये सारी संख्याएं हमारी क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। बच्चा लोगों को एक चीज ध्यान देना है, कभी √4 लिख दिया गया तो ये इसका वर्गमूल 2 होगा। तो 2 क्या है? 2 एक हमारी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो √4 है ये परिमेय संख्या होगा, अर्थात जिन संख्याओं का वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय संख्याएं होंगी। देखो जो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा भी तो दशमलव में जाएगा, ठीक है ना। तो ये √3, √5, √7, ठीक, √11, ये सारा हमारा क्या है? ये हमारा अपरिमेय संख्याएं हैं। तो जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में अर्थात P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अब नोट में हम लोग जानेंगे कि सभी अपरिमेय संख्याएं भी क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक। सभी यहां पे बेटा सभी अपरिमेय संख्याएं, ध्यान देना है बच्चा लोगों, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। तो सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है बच्चा लोगों। और एक चीज नोट में लिखना चाहो उसको लिखो मत, ऐसे मैं बता दे रहा हूं कि सभी अपरिमेय संख्याओं का योग जो है वह कभी परिमेय संख्या भी हो सकता है और कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, ठीक। ये उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय भी संख्या भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जिन संख्याओं को P/Q अर्थात Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए बच्चा लोगों, इसको मिटा रहा हूं। अब हम लोग चलेंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर, वास्तविक संख्या, ठीक है बच्चा लोगों। वास्तविक संख्या, ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या क्या है? रियल नंबर, एकदम बढ़िया समझिएगा क्योंकि यहीं पे बच्चों बहुत समस्या होती है समझने में आप लोगों को, ठीक है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं हम बच्चा लोगों रियल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर
प्रदर्शित किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब बच्चा लोगों एकदम ध्यान से समझिएगा। मैं एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको नोट बताऊंगा तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। पहला नोट क्या है कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या आपको पता होना चाहिए बच्चा लोगों कि 1 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है बेटा 0 से लेकर अनंत तक, और उसके बाद में आपका जो है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या, ये सब चीजें क्या होती हैं। और यहां पे पूर्णांक भी जो ऐड कर लीजिएगा, क्या पूर्णांक सब क्या होते हैं वास्तविक संख्या होते हैं। अब आपको मुझे एग्जाम्पल नहीं बताना पड़ेगा बच्चा लोगों, वास्तविक क्यों नहीं बताना पड़ेगा, वास्तविक संख्या होते हैं, बोलो बच्चा लोगों एग्जाम्पल क्यों नहीं बताना पड़ेगा। आपको पता है कि 0 भी क्या है वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। अगर मैं 1 की बात करूं प्राकृतिक संख्या भी क्या है 0 पूर्ण संख्या है, ये भी हमारी क्या है वास्तविक संख्या। 1 क्या है प्राकृतिक संख्या है, ये भी क्या है वास्तविक संख्या है। अगर मैंने 1/2 लिख दिया तो वो भी क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है ना बेटा। और अपरिमेय संख्या √2 हो गया, √3 हो गया, कोई भी संख्या हो गई रूट के अंदर, वो भी क्या है वो भी हमारी जो है वास्तविक संख्या है। ठीक, तो जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर, अब बोलोगे कि √3 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, अभी आप पढ़ोगे कक्षा 9 में आप लोग पढ़ोगे √2 को कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है ना बेटा। अभी मैं इसके बाद सिद्ध भी कराऊंगा। अभी इसके बाद मेरा ये 20 दिन का बेसिक कॉन्सेप्ट का बैच चलेगा बेटा, 20 दिन का बेसिक कॉन्सेप्ट का बैच चलेगा। उसके बाद मैं यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th की मैथमेटिक्स शुरू करूंगा। 20 दिन तक सारे बच्चे मेरे जो वीडियोज आएंगे 20 से 22 वीडियोज आएंगे, उसको आप लोग प्रिपेयर कर लो। उसके बाद मैं यूपी बोर्ड एनसीईआरटी मैथ का जो है बैच स्टार्ट करूंगा, मान के चलिए लगभग 20 जून तक, ठीक है। लेकिन तब तक जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको प्रिपेयर रहेगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि मैं जब बुक आपकी शुरू करूंगा तो मैं बता दूंगा कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके इसको पढ़ लीजिए। तो इसलिए आप सभी लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए। तो बेटा सभी परिमेय संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्णांक, सभी अपरिमेय संख्याएं, सब क्या होते हैं हमारा बेटा वास्तविक संख्या होते हैं, ठीक है। अब संख्या रेखा आप जानते हो कि जो पूर्णांक होते हैं वो सब संख्या रेखा पर ही स्थित होते हैं, तो उसको आपको कैसे दिखाना है वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, ठीक है। तो जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उसे हम क्या क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है बच्चा लोगों। चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, शेयर भी करिएगा, खूब शेयर करते चलिएगा, और अपने आसपास जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे सब्सक्राइब कराते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा। चलिए बच्चा लोगों ये हमारा था वास्तविक संख्या। अब हम सीखेंगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक
संख्या, IMAGI, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो बच्चा लोगों, अभी आपने वास्तविक पढ़ा था कि जिन संख्याओं को कहां पर व्यक्त किया जा सके, संख्या रेखा पर ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर ना व्यक्त किया जा सके, या दूसरी परिभाषा आप लोग बोल सकते हो कि ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल से बनती हैं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल से बनती हैं, वर्गमूल से बनती हैं, उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं, उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब बेटा जैसे कोई संख्या लिख दी गई, क्या अभी आप बेटा इसी काल्पनिक संख्याओं को कक्षा 12 में पढ़ोगे कि काल्पनिक संख्याओं को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कोई संख्या रूट में है, उसके अंदर माइनस लगा के 2 लिख दिया गया, रूट में माइनस लगा के 4 लिख दिया, सॉरी 3 लिख दिया गया, रूट में माइनस लगा के लिख दिया गया 5, रूट में माइनस लगा के लिख दिया गया 7। तो बेटा इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। और ध्यान देना, एक चीज नोट में बहुत जरूरी है, काल्पनिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं। नोट में, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्याएं वास्तविक संख्या नहीं होती हैं। इमेजिनरी नंबर इज नॉट ए रियल नंबर। काल्पनिक संख्याएं वास्तविक संख्या नहीं होती हैं। ठीक है, नोट नंबर 2 ध्यान देना कि काल्पनिक संख्याओं को, काल्पनिक संख्याओं को सम्मिश्र संख्या, इसको कक्षा 12 में पढ़ोगे आप लोग, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो बच्चा लोगों ध्यान समझिएगा, ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल से बनती हैं उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, कोई भी संख्या लिख लीजिए, रूट में जो है उसमें माइनस लगा लीजिए, वो हमारी क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या हो जाएगी। काल्पनिक संख्याएं वास्तविक संख्या नहीं होती हैं, ध्यान रखना है। काल्पनिक संख्याओं को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक बच्चा लोगों, तो ये हमारे कुछ थे बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज की ओर आपको बढ़ाएंगे। तो एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा समस्या आपको होती है कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होती है, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। ठीक है ना, तो बच्चा लोगों इसको लिख लो या नोट कर लो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, विभाज्यता का नियम। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट में ही हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पे, विभाज्यता का नियम। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारा टॉपिक होगा जो हम लोग पढ़ेंगे, विभाज्यता का
विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी लॉ, विभाज्यता का नियम। चलिए बच्चा लोगों, पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम क्या होगा कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वे संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। पहला नियम है बेटा, ध्यान रखिएगा कि जिन संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वे संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, 246 हो गया, 140 हो गया, फिर 250 हो गया। मतलब देखो इधर 6 आया, इधर 0 आया इकाई का अंक, ठीक है। इधर इसको 0 हटा दीजिए, इसको हम कर देते हैं 8 कर देते हैं, ठीक। फिर 152 2 कर देते हैं। मतलब जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वे संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। ये पहला नियम है 2 से विभाज्यता का नियम, ठीक है ना। अब अगली हेडिंग हम लोग पर डालेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। तीन से विभाज्यता का नियम क्या है कि जब अंकों का योग, जब अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अब बेटा देखो एग्जाम्पल में समझाता हूं। जैसे हमने 123 ले लिया, ठीक है ना। अब देखो 123 को हल करते हैं तो 1 + 2 + 3 = 6। अगर 6 को हम भाग करेंगे 3 से कितना आएगा? 2 आएगा। तो 3 से इसके अंकों का योग विभाज्य है ना, ये संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। हम ले लेते हैं 139, नहीं 139 नहीं लेंगे, 138 ले लेते हैं।
तो देखिए 1 + 3 + 8 = 12 डिवाइडेड बाई 3 = 4। देखो इसका योग जो है वो 3 से विभाज्य हो रहा है ना, तो ये संख्या भी काहे से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। एक आध दो एग्जांपल और ले लो, ले लेते हैं 915 729, 915 हो गया, 729 हो गया। तो 9 + 1 + 5 = 15/3 = 5। अब आप पूरी संख्या को 3 से जो है विभाजित करके देख लीजिए, पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 7 + 2 + 9 = 18 डिवाइडेड बाई 3 = 6। मतलब जो संख्या दी गई है यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। और 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जिन संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वही संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। आप किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 जहां मिलेगा उसको आप 2 से काटिएगा, वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से क्या है कि जब अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, नियम आप लोग नियम का एप्लीकेशन करके बता दिया, ठीक है ना। अब जब कभी क्वेश्चन में मिलेगा तो आप लोग अप्लाई करिएगा, ठीक है बेटा। चलिए नोट कर लिए हो तो इसको मैं इरेज करूं, अगला टॉपिक बताऊं, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग होगी 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता के नियम, ठीक। 4 से विभाज्यता के नियम हम लोग पढ़ेंगे कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो मूल संख्या भी 4 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित होगी। कैसे बेटा, समझिए बहुत ध्यान से, बहुत सरल है। देखो बेटा, अगर हमने लिख दिया 308, ठीक है ना, फिर लिख दिया हमने 416, फिर 132, सबका एप्लीकेशन करके समझाता हूं आपको। उसके बाद में 1012। अब हमको क्या देखना है, अंतिम 2 अंक। क्या देखना है, ध्यान दीजिए यहां पे, अंतिम 2 अंक। क्या अंतिम 2 अंक यहां क्या है, 0 और 8। अगर हम 8 को भाग करेंगे काहे से, 4 से, 0 का तो मतलब यहां पे नथिंग होगा क्योंकि बाईं तरफ है, तो कितना आएगा, 2। तो अंतिम 2 संख्या मतलब ये 4 से विभाज्य। फिर यहाँ पे क्या है, 16, ये भी 4 से क्या है बेटा, विभाज्य है। यहाँ पे 32 है,
ये भी क्या है, 4 से विभाज्य है। अंतिम दो संख्या 12 है, ये भी 4 से क्या है, विभाज्य है। तो बेटा अभी पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी, मतलब इकाई और दहाई दोनों का अंक यदि मिलाकर 4 से विभाज्य है, तो जो मूल संख्या होगी, जो दी गई संख्या होगी, वो भी पूर्णतया क्या होगी, विभाजित होगी। तो यदि संख्या के अंतिम दो अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, तो मूल संख्या भी 2 से विभाजित होगी। नोट कर लीजिए बेटा, ये रहा 4 से विभाज्यता का नियम। आगे हम लोग पढ़ेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से, कल से बेटा अभाज्य, गुणनखंड और लासा मासा आपको पढ़ना है। आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ये खूब पढ़िएगा, क्योंकि बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है। चलिए 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ेंगे कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 या 5 होगा, ठीक है बच्चा, जिन संख्याओं का इकाई का अंक या बोले तो अंतिम अंक, ठीक है, 0 या 5 होगा, वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। 5 से, एग्जाम्पल ले लेता हूं, 50, 150, ठीक है, अब 45, 155, मतलब ये संख्याएं आपको पहचानना है कि इकाई का अंक यदि 0 होगा, 5 होगा, तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। ठीक है, नोट कर लो फटाक से। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम अगले दिन डालेंगे, बहुत सरल नियम है। 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम बेटा, ऐसी संख्याएं जो 2 व 3 दोनों से विभाज्य हों, 2 व 3 दोनों से विभाज्य हों, 2 व 3 दोनों से विभाज्य हों, वह 6 से भी विभाज्य होगी, वह 6 से भी विभाज्य होगी, वह 6 से भी विभाज्य होगी। एग्जाम्पल समझा देता हूं, छोटा इस एग्जाम्पल है, ठीक। 6 है आपका, वो 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, इसलिए वो 6 से भी विभाज्य होगी। 12 है, 12 आपका 2 से भी है और 3 से भी है, इसलिए 6 से भी विभाज्य होगा। मतलब जो संख्याएं 2 से भी विभाज्य हो, 3 से भी हो, वो क्या होगा, ऐसे 42 हो गया आपका। 42 भी क्या है, 2 से भी विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 6 से भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके की संख्याएं जो 2 से भी विभाज्य हों और 3 से भी विभाज्य हों, वो संख्याएं 6 से भी विभाज्य होंगी। बात समझ में आ गई? चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर मैं इरेज कर देता हूं इसको। इसके बाद हम ध्यान देंगे
7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम। अगर मेरी क्लास में आप लोग प्रतिदिन रहोगे तो ये पक्का है कि आप लोगों की जो मैथमेटिक्स कमजोर है वो बिल्कुल तेज हो जाएगी। लेकिन ध्यान क्या देना है कि मेरी क्लास को प्रतिदिन अटेंड करना है, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास ही व्यक्ति को क्या करता है? पूर्ण बनाता है। ठीक, तो हेडिंग डालिएगा 7 से विभाज्यता का नियम। बेटा इसका जो नियम है 7 से विभाज्यता का जो नियम है वो यह है कि अंतिम अंक का दोगुना करने पर शेष संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य हो तो मूल संख्या भी जो है 7 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि किसी भी संख्या की अंतिम संख्या, क्या बेटा? किसी भी संख्या की अंतिम संख्या का दोगुना करने पर शेष संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या यदि सात से विभाज्य हो तो पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। ठीक है बच्चा लोगों, आप इसको समझिए एक एक शब्द का। मैंने 14 लिख दिया, ठीक है बच्चा लोगों, 14 लिख दिया, 28, 35, ठीक है, 28, 35 और उसके बाद में 49। चलिए देखो बच्चा लोगों, अंतिम संख्या क्या है? 4, 4, तो इसका 2 गुना करो। शेष संख्या कौन सी बच रही है बच्चा? 1 बच रही है, 1 घटाओ तब कितना मिलेगा? 4 दूनी 8 में से 1 गया 7। अब 7 से 7 कटेगा कि नहीं कटेगा? ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य हो गया कि 14 जो है हमारा 7 से क्या होगा? विभाज्य होगा। ठीक है ना? आगे ध्यान दो, आठ का 2 गुना -2 कितना आएगा? 14/7 इज इक्वल टू 2। अंतिम संख्या का 2 गुना शेष संख्या को घटाया तो हमें कितना मिला? 14। 14 क्या है? 7 से डिविजिबल है, 7 से विभाज्य है। ठीक है, फिर 35 है बेटा,
5 2 जा -3 7 1। ऐसे ही आपको चेक करना है बेटा सवाल के अंतिम में, क्वेश्चन के अंतिम में। तो 9 2 जा -4 14 अपॉन 7 इज इक्वल टू 2। मतलब अंतिम संख्या का 2 गुना शेष संख्या को घटाने पर यदि 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी बेटा? 7 से विभाज्य होगी। 7 से विभाज्यता का नियम रहा। ठीक है, नोट कर लीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा 8 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 8 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 8 से विभाज्यता का नियम है कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से पूरी तरह विभाजित हो तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ठीक, 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता के नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 3 से विभाज्य हो, यदि 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। कैसे बताएंगे आपको हम? यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। चलिए, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। चलिए आगे ध्यान दीजिए। कैसे? जैसे 128 हो गया। अब देखिए 8 एकम 8, यहां पे कितना होगा? 4 बचेगा, 8 6 48। तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी? 8 से विभाज्य हो जाएगी। बड़ी संख्या हम लोग ले लेते हैं, जैसे 45 12 23 12, 45 12 23 12। देखिए अब अंतिम 3 अंक ध्यान देना है। 512 भी 8 से कट जाएगा और 312 भी 8 से कट जाएगा। ठीक है ना? और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 56 24, 56 24। और उसके बाद में एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 67 28 78 24, 67 28 78 और 24। तो बच्चा लोगों हमको 3 अंक ध्यान देना है। क्या? ये 3 अंक। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक कौन से हैं? 728। अब 728 को अब 8 से काटोगे कट जाएगा। अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य हो तो ये देखो बेटा, इसको काटोगे तो 8 से विभाजित हो जाएगी। तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना?
उसके बाद में आगे ध्यान देंगे 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम, तो 8 से रहा, अब 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। 9 से विभाज्यता का नियम यही है कि यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। यदि अंकों का योग, यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। कैसे बच्चा लोगों, ध्यान दो, 18 है, ठीक, इसका ऐड करो 1 + 8 = 9। अब 9 से इसको आप विभाजित करिए, कैंसिल हो गया ना, इसका मतलब ये 9 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमने ले लिया, चलिए ऐड करिए 2 + 8 + 8, ठीक है, तो कितना होगा, 18 होगा। 9 से डिवाइड करिए 2 बचेगा, मतलब 2, तो ये भी डिवाइड हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है, तो ये भी 9 से कैंसिल हो जाएगा। अब इधर देखिए 1 + 4 + 4 = 9, 1 बचेगा। मतलब क्या हुआ कि यदि अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब बेटा जो 10 वाला नियम है उसको आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। मैं वैसे बता दे रहा हूं कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 होगा, जिन भी संख्याओं का अंतिम अंक 0 होगा, चाहे वो 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, चाहे अरब हो, चाहे 10 अरब हो, वो सारी संख्याएं 10 से विभाजित होंगी। ध्यान दीजिएगा, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 से जो है, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 होगा वे संख्याएं 10 से विभाज्य होंगी। तो बच्चा लोगों, आज का ये मैथ का सेशन यहीं तक रहेगा। आप सभी लोग मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा जो है इसको आगे बढ़ाइए, हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।